हेलो क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में अगर आता है क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट नर्सिंग केयर ऑफ द प्री मैच्योर इन्फेंट। अब वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जो प्री मैच्योर इन्फेंट है इसकी आप नर्सिंग केयर क्या करोगे। तो अब हम नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे प्री मैच्योर इन्फेंट को। हमने प्रीवियस जो वीडियो देखा था उसमें हमने डील किया था कि प्री मैच्योर इन्फेंट क्या होता है, और अगर प्री मैच्योर इन्फेंट है तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देंगे हमने सारे, और उसका कॉजेज़ क्या है। अगर वो प्री मैच्योर इन्फेंट है उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। इसमें हमने मैटरनल कॉज देखा था और फिटल फैक्टर देखे थे, कुछ मेडिकल फैक्टर्स थे। अब हम देखते हैं कि जो प्री मैच्योर इन्फेंट है उसको हम नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको किस किस चीज़ की नीड्स होगी। तो एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि प्री मैच्योर इन्फेंट क्या होता है। पहले तो प्री मैच्योर इन्फेंट क्या होता है कि जो मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमारे 37 वीक कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी होती है, मतलब 9 मंथ के बाद डिलीवरी होती है 9 मंथ में, है ना। तो अब क्या होता है यहाँ पे 7 मंथ में अगर डिलीवरी हो रही है, मतलब 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसके पहले ही अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रीमैच्योर इन्फेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाता है। अब अगर वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं, जैसे कि LBW होता है, कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हम अब इस चीज़ के लिए क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं, तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं प्री मैच्योर इन्फेंट का। तो एक प्री मैच्योर इन्फेंट की सर्वाइवल क्वालिटी नर्सिंग केयर के ऊपर डिपेंड होती है। अब जो इन्फेंट है उसकी जो सर्वाइवल, जो लाइफ की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक नर्सिंग केयर के ऊपर डिपेंड होगी कि हम उसको किस टाइप की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैटरनिटी हॉस्पिटल में LBW जो बेबीज़ होते हैं, मतलब लो बर्थ वेट जो बेबीज़ होते हैं और जो प्री मैच्योर इन्फेंट होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल यूनिट्स सेटअप किए गए हैं। मतलब उनके लिए अब इनमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो इनके लिए स्पेशल केयर इनको प्रोवाइड की जाती है। तो उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, फर्स्टली क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हम फर्स्टली क्या करते हैं, अब इन्फेंट जो है अगर प्री मैच्योर है तो क्या होगा, वो हाइपोथर्मिया में जाने के उसके चांसेस रहेंगे। तो हम उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम उसको रेडिएंट वार्मर में रख सकते हैं। ठीक है, हॉट वार्म इन्वायरमेंट दे सकते हैं। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है, मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्या होगा, अब बेबी इमैच्योर है, प्री मैच्योर है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, अब उसको रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होगी, साइनोसिस दिखाई देंगे, एयरवे उसके हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शंस प्रेजेंट हो। तो हम क्या करेंगे, उसके रेस्पिरेशन के लिए क्या करेंगे, उसको कुछ नीड्स प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल नीड्स जो कि उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम क्या करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करेंगे, एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स को उसके डाइट में इन्वॉल्व करेंगे। देन फोर्थ है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। अब क्या करना है उसे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल कि हमें क्या करना है, बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। देन फिफ्थ है प्रोवाइड रेस्ट। तो हम इसको 1 बाय 1 डील करते हैं। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अगर बेबी हाइपोथर्मिया में जा रहा है तो हमें क्या करना है, उसे हीट देनी है। प्री मैच्योर इन्फेंट का हीट रेगुलेटिंग सेंटर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हीट रेगुलेटिंग सेंटर्स क्या था, हाइपोथैलेमस था, जो कि वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो हीट और कोल्ड के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी पुअर होते हैं, और जो पेरीफेरल सर्कुलेशन भी उसका वीक होता है, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम भी वीक है, अब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। प्री मैच्योर इन्फेंट में हीट प्रोडक्शन लो और हीट लॉस ज़्यादा होता है। मतलब अब क्या है, उसका प्री मैच्योर है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो क्या है, सारी चीज़ें उसकी अधूरी होगी, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो हीट प्रोडक्शन जो है उसका बहुत क्या होगा, कम होगा, और जो हीट लॉस है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, क्योंकि उसकी जो बॉडी का जो सरफेस है
जो बॉडी के वेट के अनुपात से ज़्यादा है। तो क्या होगा, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है इसमें कि जो सबक्यूटेनियस फैट्स है वो क्या है, इनसफिशिएंट है। तो इसलिए नर्स की क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, है ना। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हाइपोथर्मिया में जो बेबी चले जाता है या जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। अब इंक्यूबेटर का टेम्परेचर हम किस टाइप से सेटअप करते हैं, बेबी के वेट के हिसाब से। अगर बेबी का वेट 1200 ग्राम है तो हम उसे टेम्परेचर देंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बेबी का वेट 1200 to 1500 ग्राम है तो हम उसको 90 डिग्री फ़ारेनहाइट देंगे। देन अगर बेबी का जो वेट है वो 1500 to 1800 ग्राम है तो हम उसको 85 डिग्री फ़ारेनहाइट देंगे। सेकंड है, इंक्यूबेटर के ताप को बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं, मतलब हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करते रहना है। थर्ड जो है, वातावरण की आर्द्रता को मेंटेन करें, इसे यूजुअली 65% पर रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें हमने अब बेबी का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, उसमें हमें इंक्यूबेटर का यूज़ करना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है जिससे कि बेबी हाइपोथर्मिया में नहीं जाए। अब नेक्स्ट हम क्या उसमें मेंटेन करेंगे, रेस्पिरेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हमें उसका रेस्पिरेशन क्या है, मेंटेन करके रखना होगा। अब प्रीमेच्योर इन्फेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप होता है, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाता है। तो जो थोरेसिक केज है वो वीक होते हैं और जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है वो भी बहुत वीक होती हैं। तो जो फिब्रिनोलाइसिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, ये जो कमियां हैं, मतलब कौन सी कमियां, जो थोरेसिक केज है वो वीक है, रेस्पिरेटरी जो मसल्स है वो बच्चे की कमज़ोर है, तो उसके कारण क्या होगा, जो प्री मैच्योर इन्फेंट है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एटेलेक्सेसिस होने का खतरा रहेगा, है ना। कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी आएंगे इसमें, जो नेजल पैसेज है वो नैरो हो जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, इंजर हो जाएगी। अब इसके अलावा जो भी कुछ कफ रिफ्लेक्सेस है और ये सारी चीज़ें इनडेवलप रहती है, पुअरली डेवलप नहीं हो पाती है। तो अब इनमें क्या होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ कंडीशंस होती है जिसके कारण जो रेस्पिरेशन रेट है और उसकी जो डेप्थ है, मतलब जो गहराई है, रिदम है, मतलब रेगुलर हो पा रही है, रिदम नहीं हो पा रही है, तो क्या इसकी रेगुलरिटी सब इम्पेयर्ड हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बेबी है उसको एपनिया हो सकता है, साइनोसिस डेवलप हो सकती है। एपनिया मतलब ब्रीथिंग एब्सेंस हो सकती है ना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथिंग एब्सेंस हो सकती है। उसके बाद फिर क्या होगा, साइनोसिस भी हो सकता है। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन्स, जो स्किन्स है, नेल्स है, लिप्स है, उसमें बच्चे के क्या होगा, ब्लूइश कलर हमें दिखने देगा, मतलब कि क्या है, ब्लू कलर दिख रहा है, मतलब कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए नर्स को क्या करना चाहिए, उसके रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, रेस्पिरेशन को कंप्लीट 1 मिनट का काउंट करना है, मतलब रेस्पिरेशन काउंट करना है कितने टाइम तक, 1 मिनट तक, और उसको रिकॉर्ड करना है। अब 1 आवरली पहले 24 आवर में लेंगे, फिर 4 आवरली इसको क्या करना है, हमें चेक करते जाना है। सेकंड जो है, हमें क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और साइनोसिस के सिम्टम्स को देखना है कि कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना, इमेच्योर लंग्स तो नहीं हो रहे हैं जिसमें साइनोसिस तो नहीं हो रहा है। थर्ड है, एपनिया अलार्म मैट्रेस का यूज़ करना है हमें, और यदि पॉसिबल हो तो एयर पैसेज को क्या करना है, साफ़ करना है। एयर पैसेज हम किस लिए क्लीन करेंगे कि जो बेबी है वो प्रॉपर एयर इनहेल कर सके। फिफ्थ है, ऑक्सीजन देते समय फ्लो और कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोक्सिया होने का खतरा रहता है। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का फ्लो क्या करना है, एक नॉर्मल मेंटेन करना है। तो क्या है, इस पर एक मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, नर्सिंग केयर में बेबी के रेस्पिरेशन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। थर्ड है, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कर सकते हैं हम, बेबी जो है वो तो ओनली फीडिंग करता है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रीमेच्योर जो इन्फेंट्स हैं जो कि सकिंग करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तो उनमें ये सारे रिफ्लेक्सेस बहुत पुअर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका स्टोमक छोटा होता है, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, प्रीमेच्योर बेबी की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो भी बहुत ही पुअर होंगे,
जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो भी बहुत स्ट्रांगली क्लोज रहेंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, जो रिगर्जिटेशन होगा वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइन है वो भी बहुत वीक होगा। अब इससे क्या होगा कि वो इसके कारण आराम से और जल्दी से डिस्टेंडेड हो जाती है। मतलब क्या है, जो इंटेस्टाइन है वो जल्दी से क्या होगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जिससे जो डाइजेस्टिव है वो टॉलरेंस बहुत पुअर होगा, मतलब वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाएगा। अब जिसके कारण क्या होगा, केवल जो कार्बोहाइड्रेट है वही इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स, फैट्स और हम जो प्रोटीन और फैट की बात करें तो वो बहुत ही कम अमाउंट में डाइजेस्ट हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसीलिए न्यूट्रिशन का क्या करना है, मेंटेनेंस करना है, हमें उसके न्यूट्रिएंट्स पे क्या करना है, अटेंशन देना है। तो जो नर्स होती है, अब नर्स को क्या है कि जो LBW बेबीज़ होते हैं या प्री टर्म जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए हमें क्या करना है, जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है उसको कैलकुलेट करना है। फूड्स में कितनी कैलोरी हमें देनी है उसको क्या करना है, हमें एक प्लान बनाना है, डाइट प्लान बनाना है पेशेंट का, उसके वेट के अकॉर्डिंग बनाना है। फिर हमें उसको कैलकुलेट करके क्या करना है, डाइट देनी है। और यूजुअली हम कितनी 120 to 150 कैलोरी देते हैं। और फिर हमें क्या करना है, बेबी को कब हमें फूड देना है, कब डाइट देनी है, फर्स्ट फीड के बाद से हमें क्या करना है, हाफ आवर के बाद उसको क्या डाइट देनी है, हमें वो सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। फिर क्या करना है, हमें बेबी को फीड करवाना है। उसके बाद में क्या है, बच्चे को जो फीड देना है, किस तरह की फीड देना है, इस हमें डिसाइड करना है, मतलब उसका डाइट प्लान हमें प्रिपेयर करना है। और अगर बच्चे का वेट अगर 1200 ग्राम से कम है तो क्या करना है, फर्स्ट 4 डेज़ के लिए उसको IV फ्लूइड्स देने हैं, मतलब उसको क्या करना है, ड्रिप लगानी है, IV फ्लूइड्स कंटिन्यू करने हैं 4 डेज़ तक के लिए। और अगर बच्चा 1800 ग्राम का है, अगर उसका वेट 1800 ग्राम है तो क्या करना है, हमें 24 वीक तक के क्या करना है, गेस्टेशन के पूरे अगर वो कर गया हो, मतलब 34 वीक्स अगर उसके कंप्लीट हो गए हो तो उसे क्या करना है, बॉटल से फीडिंग दे सकते हैं। और अगर बेबी 1800 ग्राम से अगर कम का है, उसका वेट 1800 ग्राम से कम है तो क्या करना है, हमें उसे NG ट्यूब यूज़ करके उसे फीडिंग देनी है। पर नर्स को क्या है, उसके लिए मूवमेंट्स का, कोऑर्डिनेशन का, सकिंग का, रिफ्लेक्सेस का वॉच करना है, मतलब कि वो कुछ मूवमेंट्स कर रहा है कि नहीं, सकिंग कर पा रहा है नहीं, तो उसके रिफ्लेक्सेस सारी चीज़ें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है नर्स को। देन बच्चे को क्या करना है, फीड देना है। 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, तो बच्चे को क्या करना है, फीड देना है। फिर ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले हमने 10% गैस्ट्रो जो डेक्सट्रोज है वाटर दिया जाता है, उसके बाद में हम फिर उसे मिल्क देते हैं। फिर बच्चे का क्या करना है, एक दिन में कितने बार या कितने टाइम में इंटरवल में फीडिंग देना है, इसको हमें डिसाइड करना है कि हमें बच्चे को फीडिंग कितने ड्यूरेशन के गैप में देनी है। अगर बच्चे को जैसे उसका वेट अगर 500 ग्राम से कम है तो हम उसे 2 हावरली देंगे। अगर बच्चे का वेट 1500 ग्राम से ज़्यादा है तो हम उसे 3 हावरली फीड देंगे। देन कितनी मात्रा में और कितनी स्ट्रेंथ में हमें उसे खिलाना है, ये हमें क्या करना है, प्लान करना है। अब बेबी को अगर ट्यूब से अगर हम NG ट्यूब से अगर दे रहे हैं फीडिंग, मतलब हम उसे अगर NG ट्यूब से अगर मिल्क दे रहे हैं तो हमें कितना देना है ये डिसाइड करते हैं। 1 to 2 डेज़ में हमें 60 ml पर kg पर डे के हिसाब से देना है। उसके बाद हमें 3 to 4 डेज़ बाद क्या करना है, हमें 90 ml पर kg पर डे देना है। नेक्स्ट जो 5 to 6 डेज़ है उसमें हमें 120 ml पर kg पर डे देना है। देन फिर 7 to 8 डेज़ जो है उसमें 150 ml पर kg पर डे देना है। देन नेक्स्ट हमें 9 to 10 डेज़ जो है उसमें 200 ml पर डे देना है। अब जो व्हेन द बेबी इज़ फीड बाय बॉटल, अगर बॉटल की हेल्प से अगर फीड कर रहा है, हम उसे अगर बॉटल फीड दे रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाफ स्ट्रेंथ में क्या करना है, मेज़र करना है। हमें 1 मेज़र इंटू 20 क्या है, OZS वाटर फॉर फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक में हमें क्या करना है, उसे मेज़र करके हाफ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, कैलकुलेट करके हमें उसे डाइट देनी है। देन फिर हमें 3/4 स्ट्रेंथ में देनी है सेकेंड वीक में। देन जो फुल स्ट्रेंथ है हम वो कब देंगे,
2 वीक के बाद देंगे। ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, अगर बच्चा टॉलरेट कर सकता है तो हम उसे किसी भी रूप में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या सी की हम सप्लीमेंट दे सकते हैं। मतलब अगर उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे विटामिन ए की सिरप आती है तो हम वो उसकी क्वांटिटी दे सकते हैं बच्चे को, है ना। विटामिन डी दे सकते हैं, बी दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मिल्क के साथ क्या करना है, इसको बच्चे को देना है। और अगर वोमिटिंग हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, या बच्चे को डायरिया हो रहा है, बच्चे का पेट अगर फूल रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। 9th है, इनटेक और आउटपुट चार्ट को देखना है कि बच्चा कितना इनटेक कर रहा है और कितना उसका आउटपुट निकल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्किन की देखभाल, मतलब ड्राइनेस देखना है, उसका इलास्टिसिटी सब देखनी है। डिहाइड्रेशन को हमें ऑब्जर्व करना है, असेस करना है। और स्किन की ड्राइनेस क्या है, ड्राई तो नहीं है स्किन, और इलास्टिसिटी कैसी है। और फॉन्टेनिल्स प्रेजेंट होते हैं बेबी में, एक एंटीरियर फॉन्टेनिल्स होता है और एक पोस्टीरियर फॉन्टेनिल्स होता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनिल्स कितने दिनों के बाद क्लोज हो रहा है ना, पोस्टीरियर कितने दिनों के बाद क्लोज हो रहा है, हमें ये सारी चीज़ें क्या करना, ऑब्जर्व करनी है। तो एंटीरियर जो है जल्दी क्लोज हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब इन्फेक्शन की बात है, तो इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो प्री टर्म इन्फेंट है, उसका जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। मतलब जो यहाँ पे इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। तो अब वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा तो इन्फेक्शन ईजीली बच्चे में कॉज हो जाएगा। तो इन्फेंट में जो इन्फेक्शन डॉक्टर्स, नर्सेस, अदर जो इन्वायरमेंटल है वो क्या करेंगे, इसमें 1 नर्स जो है वो 1 इन्फेंट का अनुपात होना चाहिए। मतलब क्या है इसमें कि एक नर्स एक ही इन्फेंट के पास उसकी केयर के लिए होनी चाहिए। मतलब 1:1 नर्स। तो इसमें क्या है, एक इन्फेंट के पास हमें क्या करना है, एक नर्स अवेलेबल करनी है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन वाले व्यक्ति को बच्चे की केयर के लिए परमिट नहीं करना है। अगर कोई पर्सन है जिसको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो हमें क्या करना है, उसे बच्चे से आइसोलेट करके रखना है, दूरी बनाए रखना है। जो भी व्यक्ति इन्फेंट केयर यूनिट में काम करते हैं उन्हें बाहर ही अपना जो स्लीपर्स है वो क्या करना है, चेंज करके आना है। गाउन और मास्क और ग्लव्स पहन के ही अंदर जाना है। अब ये किस लिए करना है, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर इन्फेंट केयर जो यूनिट से यहाँ पे बच्चे को रखा गया है वहाँ पर एंट्री नहीं करे। 4th है, हैंड्स प्रत्येक कार्य के लिए पहले एवं बाद में मेडिटेट सॉप से अच्छी तरह से धोना है। मतलब हमें क्या करना है, बच्चे को टच करने से पहले और बच्चे को जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बाद में भी हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। किस लिए करना है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो 5th पॉइंट जो है इसका, जितना हो सके डिस्पोजेबल आइटम्स ही यूज़ करना है ताकि इन्फेक्शन को कम कर सकें। मतलब हमें क्या करना है, जितने हम ट्राई कर सकते हैं कि जितना हो सके हम डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करें, जिससे कि हमें क्या है, इन्फेक्शन का खतरा कम हो। मतलब डिस्पोजेबल आइटम्स मतलब एक बार हमने यूज़ किया और उसको डिस्कार्ड करना है। देन सेकंड है, थर्मोमीटर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब्स एंड यूटेंसिल्स हर बच्चे को अलग अलग होने चाहिए। मतलब सभी इन्फेंट्स के थर्मामीटर्स अपने सेपरेट होने चाहिए, है ना। गैस्ट्रो जीआई जो ट्यूब्स है वो अलग अलग होने चाहिए सेपरेट, और जो भी हम बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, यूटेंसिल्स हैं जो भी, वो भी सारे अलग होने चाहिए। अब 7th पॉइंट है, जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो हमें प्रोवाइड करना है, और नर्सरी की साफ़ सफाई में भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। और क्या करना है, नर्सरी को कर्बलाइज करना है हमें। मतलब वहाँ की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना है। 8th है, इंक्यूबेटर इन्फेक्शन एक मुख्य सोर्सेज है ना। एक मेनली सोर्सेज क्या है इसका, इंक्यूबेटर इन्फेक्शन का एक मुख्य सोर्सेज है। तो इसमें क्या है, सीडोमोनास जो है बैक्टीरिया वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो क्या करना है, हमें इंक्यूबेटर की सफाई करना है ना।
टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग करते रहना है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। और जो भी अनहाइजीनिक जो भी हम यूज़ कर रहे हैं स्वैप्स वगैरह, वो सब हमें क्या करना है, डस्टबिन में डिस्कार्ड करने हैं। अब जितनी लीलन्स हमें नर्सरी में यूज़ करनी है, मतलब जितने क्लोथ्स है, जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं, वो हमें क्या करना है, यूज़ करने के बाद में ऑटोक्लेव करवानी है, जिससे कि वो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। 11वां पॉइंट है सेप्टिक और क्लीन नर्सरी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब बीच बीच में क्या करना है, हमें नर्सेस से क्या करना है, स्वैप्स को लेकर क्या करना है, कल्चर के लिए भेजना है। अब ये तो था इन्फेक्शन से बचने के लिए कि हम इन्फेक्शन से कैसे बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें फॉलो करना है। अब हम प्रोवाइड रेस्ट में देखते हैं, काम और क्या है, क्वाइट इन्वायरमेंट देना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, ज़्यादा शोर नहीं करना है। जो स्पेशल केयर यूनिट्स हैं इन्फेंट की, वहाँ हमें क्या करना है, शांति बनाए रखना है, ज़्यादा क्वाइट इन्वायरमेंट बनाए रखना है, हमें शोर नहीं करना है। सेकंड है, ज़्यादा शोरगुल वातावरण नहीं होना चाहिए, मतलब वही है कि ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए वहाँ पर। थर्ड है, गीले कपड़े चेंज करते रहें। मतलब अब क्या करना है हमें, अगर बेबीज़ के अगर क्लॉथ्स अगर गीले हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, उसको ड्राई करना है, उसे चेंज करते रहना है। तो ये हमने पढ़ा कि जो प्रीमेच्योर इन्फेंट है उसको हम नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है उसकी। फर्स्ट हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर को हमें मेंटेनेंस कैसे करना है, और रेस्पिरेशन को हमें सेकंड कैसे मेंटेन करना है, बच्चे के जो न्यूट्रिशन का मेंटेनेंस कैसे करना है, बच्चे को इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है, और हमें उसको क्या रेस्ट प्रोवाइड करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जीएनएम में एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से रीड आउट करके अच्छे से समझ के आपको एग्ज़ाम में लिखना है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।